नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 25 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे ब्रिक्स समिट से संबंधित 2-3 आर्टिकल्स का कंपाइलेशन डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज, और तीसरा ई सिगरेट बैन से संबंधित। ये कोट है, कोट आप देख लीजिए। कोट ये है, जैसे देखो एक आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग में देखो ऊपर ऊपर तो छोटा सा आइसबर्ग दिखता है, 1/7 पार्ट, नीचे बहुत बड़ा आइसबर्ग होता है, पानी के नीचे जो छुपा हुआ होता है। हमारा माइंड भी देखो वैसा ही है। ऊपर से जो हम एक्टिवली डिसीजन लेते हैं, हम कॉन्शियस रहते हैं कि ये कर रहे हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप डिस्कशन सुन रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, आप कॉन्शियसली चीज़ों को कर रहे हो। लेकिन ये सिर्फ देखो आपके माइंड का ना 1/6 पार्ट है। 6th-7th पार्ट जो है ना आइसबर्ग की तरह आपका माइंड वो अनकॉन्शियस रहता है। अनकॉन्शियस मतलब आपको पता भी नहीं, चीजें आपको याद हो जाती हैं। जैसे आपने इधर उधर कुछ देखा, एक्टिवली सोचा नहीं, वो याद हो गया। कोई मोबाइल नंबर आपने देखा, याद नहीं किया, लेकिन अपने आप याद हो गया। समझे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें ना अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं। अब इस अनकॉन्शियस माइंड का अगर हम इस्तेमाल करना सीख लेना, तो हम लाइफ में हर जगह पे अच्छा कर सकते हैं। पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं, जो नेगेटिव थिंकिंग आती है उसे रोक सकते हैं, रिलेशनशिप में अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में ना हमारे बहुत सारे फियर, बहुत सारे मतलब डर हैं, डिजायर्स हैं, वो छुपी होती हैं। तो उनको अगर हम रियलाइज कर लें तो डिसीजन और ज़्यादा बेहतर ढंग से ले सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ब्रिक्स समिट से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, 16वां ब्रिक्स समिट हुआ रशिया के शहर कजान में। अब इस समिट के बाद में जो डिक्लेरेशन निकल के आई ना, कजान डिक्लेरेशन, उस डिक्लेरेशन में देखो बहुत सारी बातें की गई हैं और हर एक इशू को टच तो किया ही गया है। जैसे देखो अभी जो इंटरनेशनल संस्थान है ना, जैसे यूएन है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनमें रिफॉर्म लाए जाएंगे। 2 वार जो चल रहे हैं, इजराइल और हमास, हिजबुल्ला, ईरान एक तरफ, और दूसरी तरफ रशिया एंड यूक्रेन, उस पर भी बोला गया है। डी डॉलराइजेशन पे भी बोला गया है। बहुत सारी इश्यूज पे बोला गया है कजान डिक्लेरेशन में। जैसे ये देखो, अगर आउटकम की बात करें तो कजान डिक्लेरेशन में ये बोला गया है, इंटर बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म पुश किया जाएगा ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच में। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज आपस में ग्रेन एक्सचेंज कर सकें, ऐसा कोई मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाएगा। ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज आपस में पेमेंट कर सके लोकल करेंसी की सहायता से, और डॉलर में ट्रेड ना करें, इसके लिए मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जाएगा। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसकी ग्रोथ को लेकर बात की गई है। तो मतलब बहुत सारी बातें कजान डिक्लेरेशन में बोली गई हैं। तो हम अगर बात करें कैसे ये जो समिट था ब्रिक्स वाला सिग्निफिकेंट था, देखो सबसे पहली चीज तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन के बाद में ये पहला समिट था। पहले ब्रिक्स में 5 मेंबर हुआ करते थे, नाम से ही आप पता लगा सकते हो। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। पहले ये 5 मेंबर थे, बट अब 5 और ऐड हो गए। 5 और कौन से ऐड हुए? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने अभी फॉर्मल मेंबरशिप नहीं ली है। इसी वजह से कजान समिट को अटेंड करने के लिए ना सऊदी अरेबिया के विदेश मंत्री आए, उनके जो किंग है वो नहीं आए। लेकिन देखो सबसे बड़ी चीज, वेस्टर्न कंट्रीज अभी तक ये बोल रहे थे कि रशिया पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार किया, इस वजह से हमने सैंक्शंस लगा दिए, अब रशिया के साथ में कोई ट्रेड नहीं करना चाहता। इवन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के अगेंस्ट वारंट जारी किया हुआ है, जिस वजह से पिछला समिट जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, रशिया के राष्ट्रपति वहां पे नहीं जा सके थे उस समिट को अटेंड करने के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है और एम्बेरसमेंट हो जाती साउथ अफ्रीका को कि पुतिन वहां पे है, उनके खिलाफ वारंट जारी है और साउथ अफ्रीका ने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से अवॉइड किया पुतिन ने वहां पे जाना। और इस साल जो G20 का समिट होगा ब्राजील में, शायद वहां पर भी पुतिन नहीं जाएंगे। तो मतलब वेस्ट ने ना यह दिखाने की कोशिश की कि पुतिन आइसोलेट हो चुके हैं, रशिया आइसोलेट हो चुका है। लेकिन देखो जब से यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ है ना, तब से लेके अभी तक इतना बड़ा इवेंट रशिया ने ब्रिक्स समिट जैसा ऑर्गेनाइज किया रशिया में, और रशिया ने दिखाने की कोशिश की, देख लो भाई
तुम तो बोल रहे थे हम आइसोलेट हो गए हैं, हमसे कोई बात नहीं करना चाहता। ये देखो, ब्रिक्स का इतना बड़ा समिट हमने यहां पे ऑर्गेनाइज किया और 9 देशों के हेड आए। 10वां देश सऊदी अरेबिया, इनके विदेश मंत्री आए। बताओ अब कहां पे हम आइसोलेट हुए हैं। तो रशिया ने इस समिट की सहायता से ना वेस्ट को यह दिखाने की कोशिश की आज भी रशिया जो है वो रिस्पेक्टेड लीडर है वर्ल्ड में। और जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, नॉन वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं ना, और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, वो रशिया की इंपॉर्टेंस समझते हैं। उनको पता है रशिया के पास आज भी एनर्जी रिसोर्स है, आज भी रशिया एक इंपॉर्टेंट वेपन सप्लायर है। इसलिए नॉन वेस्टर्न कंट्रीज और ग्लोबल साउथ के देश रशिया को इग्नोर नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से वो इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज देखो जहां एक तरफ ना ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन ना कोहेरेंट नहीं है, कोई सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं है, सिंगल एम नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर भी अलग अलग टाइप के हैं। किसी देश में डेमोक्रेसी है, किसी देश में ऑथोरिटेरियन रजीम है, किसी देश में मोनार्की है। इकोनॉमी का साइज भी बहुत अलग अलग है। जहां चाइना की इकोनॉमी का साइज 18 ट्रिलियन डॉलर्स है, इंडिया की इकोनॉमी का साइज 4 ट्रिलियन डॉलर है, साउथ अफ्रीका की इकोनॉमी का साइज 400 बिलियन डॉलर से भी कम है। अगर हम मिला चाइना की इकोनॉमी को एक तरफ रखें और बाकी मेंबर कंट्रीज की इकोनॉमी को एक तरफ रखें तो फिर भी चाइना की इकोनॉमी का साइज बड़ा आएगा। ये सारी बातें बोलते हैं वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन देखो राइटर का ये कहना है इन सब डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने ये दिखा दिया है, देखो आपस में जो भी डिफरेंस हैं उनको हम दरी के नीचे रखते हैं, उनको हम साइड में रखते हैं और बदले में जिन जिन इश्यूज पे हम बातचीत कर सकते हैं, जिन जिन एरियाज में कोऑपरेशन हो सकता है, उन एरियाज में हम कोऑपरेशन करते हैं। लगातार देखो रेगुलर समिट ब्रिक्स का होता आया है। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है 2015 में बना था। अभी तक देखो 30 बिलियन डॉलर्स के जो लोन है ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिए जा चुके हैं। और विभिन्न देशों के जो हेड है ना, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं, उनके हेड जो हैं वो ब्रिक्स के समिट में हिस्सा लेते हैं रेगुलरली। इससे पता लगता है कि विभिन्न मेंबर कंट्रीज ब्रिक्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे इस बार तो देखो समिट से पहले एग्रीमेंट हो गया बॉर्डर पे पीस स्टैब्लिश करने को लेके। अदरवाइज 2020 में इंडिया चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, बावजूद इसके दोनों देशों के हेड बाद में भी ब्रिक्स के समिट में हिस्सा लेने के लिए आए। रशिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा, वार के बीच में पुतिन इस समिट में हिस्सा लेने के लिए आए। तो इनसे देखो ये पता लगता है कि मेंबर कंट्रीज ब्रिक्स को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। और पिछले 15 सालों में देखो बेशक ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस, मतलब ब्रिक्स की जो अचीवमेंट्स हैं वो उतनी बड़ी बड़ी ना हो दिखाने के लिए, लेकिन देखो इनसिग्निफिकेंट नहीं है। ब्रिक्स जो है वर्ल्ड स्टेज पे अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में देखो सफल हुआ है। इवन वेस्ट को भी ये डर लगता है कि हमारी जो G7 ऑर्गेनाइजेशन है या फिर G20 ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं वो फीकी ना पड़ जाए ब्रिक्स के सामने। ये डर वेस्टर्न कंट्रीज को लगता है। ब्रिक्स ने एक बात ये भी बोली कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, अब इन संस्थानों पे ना वेस्टर्न कंट्रीज की छाप देखने को मिलती है। ये संस्थान जो है वो बायस्ड होकर काम करते हैं। या तो इन संस्थानों में रिफॉर्म आए या फिर देखो अल्टरनेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्रिएट किए जाएं इनके राइवल के। समझ गए, ये बात बोली गई। और एक चीज और देखो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। ग्लोबल साउथ के कम से कम 36 ऐसे देश हैं, 3 डजन, जो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। और 2024 में तो एक्सपेंशन हो भी गया, 5 नए देश ऐड हो गए। हालांकि साउथ अफ्रीका ने अभी मेंबरशिप को फॉर्मलाइज नहीं किया है। और जैसे मैंने आपको बताया उनके विदेश मंत्री ने हिस्सा लिया इस समिट में। ज़्यादातर जो नए देश हैं ना वो देखो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, इस्लामिक स्टेट हैं, वेस्ट एशिया और अफ्रीका के देश हैं। अब नए मेंबर्स ने ज्वाइन किया है तो फायदा नुकसान दोनों होगा। फायदा देखो सीधा सा ये होगा, ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी और ज़्यादा। और चूंकि ज़्यादा ऑयल को कंज्यूम करने वाले देश जैसे इंडिया, चाइना, और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने वाले देश जैसे सऊदी अरेबिया, UAE, ईरान, रशिया, ये सब इस सेम ग्रुप में होंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम आर्टिफिशियली जो पहले बढ़ा दिए जाते थे उनको लेकर नेगोशिएशन और ज़्यादा अच्छे से हो सकेगी, क्योंकि सेम ग्रुप में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री भी है और ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री भी है। लेकिन देखो नुकसान ये होगा नए मेंबर्स ऐड करने से, अभी ब्रिक्स में जो भी डिसीजन लिया जाता है ना
वो कंसेंसस के आधार पे लिया जाता है, सर्वसहमति के आधार पे लिया जाता है। सबकी सहमति जरूरी है। अब कम मेंबर्स हों तो सबकी सहमति लेना आसान है। अब इतने मेंबर्स बढ़ गए तो फिर देखो सबकी सहमति लेना मुश्किल हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि नैम और G77 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फेल हो गई, ब्रिक्स भी ज़्यादा मेंबरशिप के बाद में फेल होना स्टार्ट हो जाए क्योंकि कोई डिसीजन ना लिया जा सके। जब मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं ना, तब फिर वोटिंग से डिसीजन लेना ज़्यादा सही रहता है बजाय सहमति के, क्योंकि कोई ना कोई देश तो देखो हमेशा असहमत रहेगा ही। और नेक्स्ट नुकसान ये है नए मेंबर ऐड करने से। अब देखो ब्रिक्स में ना ईरान भी ऐड हो गया, सऊदी अरेबिया भी अभी फॉर्मलाइज नहीं किया है लेकिन ऐड हो जाएगा मान लीजिए, और यूएई भी मान लीजिए। अब इनके बीच में ना राइवलरी है, वेस्ट एशिया में इंडिया चाइना के बीच में राइवलरी है, तो राइवलरी वाले देश ब्रिक्स में आ जाएंगे तो ऐसा ना हो ब्रिक्स की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। फिर देखो रशिया ने ना डी डॉलराइजेशन की बात कही, क्योंकि रशिया को ना स्विफ्ट सिस्टम से सस्पेंड किया हुआ है। स्विफ्ट एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, दो देशों के बैंकों के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है ना, तो फिर उस ट्रांजैक्शन से संबंधित डिटेल्स जो है स्विफ्ट सिस्टम पे, स्विफ्ट प्लेटफॉर्म पे शेयर होती हैं। तो स्विफ्ट क्या है? मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से ना रशिया को भगाया हुआ है वेस्टर्न कंट्रीज ने, जब से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर वार किया है। तो पुतिन ये चाहते हैं कि हम डॉलर में व्यापार करेंगे ही नहीं, वेस्ट हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाता है, हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, ब्रिक्स की खुद की करेंसी होनी चाहिए। अब वैसे देखो आइडिया बड़ा लगता है कि ब्रिक्स की खुद की करेंसी हो, लेकिन सारे देश इस आइडिया से ना उत्साहित नहीं है। इवन ब्रिक्स की करेंसी वाला जो इशू था वो कजान में डिस्कस भी नहीं हुआ। तो ब्रिक्स के कई देश इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज एक आइडिया को जरूर सपोर्ट करते हैं, ट्रेड जो होना चाहिए वो लोकल करेंसी में होना चाहिए। जैसे आज के समय में रशिया और चाइना के बीच में 92% जो ट्रेड है ना वो लोकल करेंसी में होता है, और रूस जो है ये सेम लोकल करेंसी में ट्रेड इंडिया और ब्राजील के साथ भी करना चाहता है। बट दिक्कत ये आती है, अब रशिया सामान इंडिया को ज़्यादा बेचता है और इंडिया से खरीदता कम है। तो दिक्कत यह है कि अब रशिया ने इंडिया को सामान बेचा, रुपी में पेमेंट ले ली मान लीजिए, तो रशिया के पास में रुपी इकट्ठा हो गया। उस रुपी का करे क्या रशिया, क्योंकि इंडिया से कम सामान परचेज कर रहा है, ये दिक्कत आती है। और फाइनली देखो इंडिया के संदर्भ में ये समिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा। काफ़ी समय बाद चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, और एक तो भारत के प्रधानमंत्री ने ये समिट अटेंड करके दिखा दिया कि हम ब्रिक्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं और रशिया को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। और दूसरा, एग्रीमेंट साइन हो गया समिट से ठीक पहले इंडिया चाइना के बीच में, तो अब एक नई शुरुआत की जा सकती है। चाइना पे देखो भरोसा नहीं किया जा सकता, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो न्यू बिगिनिंग जरूर हुई है इंडिया चाइना रिलेशन में। तो कुल मिलाकर ये समिट ठीक ठाक रहा, जो भी आउटकम निकली हमने डिस्कस किया, और इंपॉर्टेंस क्या थी, सिग्निफिकेंस थी क्या थी इस समिट की, वो भी डिस्कस की। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पार्लियामेंट्री कमेटीज से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो जब आज़ादी के बाद इलेक्शंस हुए और पहली लोकसभा गठित हुई थी ना, तो एक साल में 135 दिनों के लिए लोकसभा मिली थी, 365 डेज में से 135 डेज। लेकिन देखो लास्ट जो लोकसभा थी ना 2019 से लेकर 2024 के बीच में, इस लोकसभा में एक साल में एवरेज जो सीटिंग रही वो सिर्फ 55 डेज की रही। यानी सिर्फ इतने दिनों के लिए लोकसभा के मेंबर्स मिले, बाकी 300 से ज़्यादा दिन पार्लियामेंट का काम कैसे हुआ। देखो इसके लिए ना पार्लियामेंट में डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, टोटल 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं, वहीं पे असली एक्शन होता है। ये जो कमेटीज हैं ना, ये अलग अलग मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट को, एनुअल रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करती हैं। इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट या फिर उस डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री के बिल, उनकी छानबीन करती है, डिस्कशन होती है। इसके अलावा उस मिनिस्ट्री के लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, उनकी छानबीन की जाती है और पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट रखी जाती है इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के द्वारा। आप ना इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ को इस कमेटी से कंफ्यूज मत करिएगा। अभी हाल ही में
वक्फ बिल को कंसीडर करने के लिए एक जो कमेटी गठित की गई थी, जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसमें थोड़ा वायलेंस हुआ था। कल्याण बनर्जी, उन्होंने एक बोतल तोड़ दी थी, तो बाद में इनको सस्पेंड कर दिया गया था। काफ़ी हल्ला मचा था इस इशू पे कि कमेटीज़ के अंदर भी अब इस प्रकार की घटनाएं होने लग गई। ये अलग है, ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी। हम बात कर रहे हैं 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ की, जहां पे असली एक्शन होता है। पहले तो देखो, ये सरकार का क्रिटिसिज्म चल रहा था कि सरकार इन कमेटीज़ को गठित नहीं कर रही है, लेकिन अब सरकार ने इन कमेटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, चेयरमैन अपॉइंट किया इन कमेटीज़ के। एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ में ना 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। और पिछले कुछ हफ्तों में ना इन डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ ने अपनी पहली मीटिंग ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन देखो, काफ़ी सारे ना कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन आ रहे हैं इन कमेटीज़ में वर्किंग को लेके। जैसे अभी ना एक पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें इस बात को लेके विवाद हो गया मेंबर्स के बीच में कि सेबी जो है, वो बॉडी जो शेयर मार्केट वगैरह को रेगुलेट करती है, क्या ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की स्क्रूटिनी में आती है या फिर नहीं आती है। यहां पे देखो, आर्टिकल का क्रिटिसिज्म ये है कि कमेटीज की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, क्योंकि पार्लियामेंट वैसे भी बहुत कम सेशन लगते हैं एक साल में, तो फिर असली एक्शन कमेटीज में होता है। बट अब कमेटीज की वर्किंग भी बहुत ज़्यादा पुअर होती जा रही है। जो मैंडेट इनको दिया गया है, उस मैंडेट के हिसाब से ये कमेटीज काम नहीं करती। जैसे कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये 3 मिनिस्ट्रीज के कामकाज को देखती है, माइनॉरिटी अफेयर्स, ट्राइबल अफेयर्स और सबसे लास्ट में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इतनी इंपॉर्टेंट ये कमेटी है क्योंकि आपको पता है ये मिनिस्ट्रीज बहुत सारी स्कीम्स चलाती हैं। लेकिन बावजूद इसके 2023 में 16 मीटिंग्स हुई थी इस कमेटी की, और कई एमपीज तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 मीटिंग अटेंड की, यानी एमपीज सीरियस नहीं ले रहे हैं इन कमेटीज को। और 24 जो ये कमेटी गठित की गई ना, इनमें से सिर्फ 2 को चेयर किया गया महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैंडिंग कमेटी ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है जो महिलाओं का स्टेटस इंप्रूव करने के लिए सजेशंस देती है। 18वीं लोकसभा के लिए, यानी अभी जो नई लोकसभा गठित हुई है, अभी तक नई लोकसभा में इस कमेटी को गठित ही नहीं किया गया। इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी गठित ही नहीं किया गया अभी तक। डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन, वुमेन, चाइल्ड, यूथ एंड स्पोर्ट्स, पिछले 20 सालों में ना एक भी वुमेन चेयरपर्सन नहीं रहा है इस कमेटी का। 15वीं लोकसभा में सिचुएशन ये थी, 10 में से 7 जो बिल थे ना, वो इन कमेटीज के पास में भेजे जाते थे छानबीन करने के लिए, स्क्रूटिनी के लिए। लेकिन 17वीं लोकसभा में ना 5 में से सिर्फ 1 बिल भेजा गया इन कमेटीज के पास में। और इवन जब कमेटीज के पास में बिल भेजा जाता है ना, तो जल्दी जल्दी रैप अप कर दी जाती हैं चीजें। जैसे इतना इंपॉर्टेंट बिल, क्रिमिनल लॉज वाला, आईपीसी वगैरह को रिमूव करने के लिए, इतने इंपॉर्टेंट बिल्स सिर्फ 12 सीटिंग्स में डिस्कस हुए। मतलब कहने का यह है, इवन बिल भेज भी दिया जाए ना इन कमेटीज के पास में, तो अब बहुत कम सीटिंग्स में डिस्कशन होता है। और देखो, दिक्कत एक ये भी है, इन कमेटीज को ना तब सीरियस लिया जाएगा जब इन कमेटीज की रिपोर्ट को ना रेगुलरली पार्लियामेंट में रखा जाए। लेकिन इवन ये बेसिक चीज भी बहुत डिले से की जाती है। मतलब कमेटीज की जो रिपोर्ट होती है ना, बहुत समय बाद पार्लियामेंट में रखी जाती है। जैसे 2018 में ना कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर ने अपनी फाइंडिंग दी थी डोकलाम इशू पे, लेकिन बहुत समय तक उस कमेटी की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं किया गया, रखा ही नहीं किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये कमेटीज जो रिपोर्ट देती हैं, क्या वो पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है? नहीं, पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। ये तो सोमनाथ चटर्जी जो पहले स्पीकर रह चुके हैं, इन्होंने भी बोला था कि डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज की जो रिपोर्ट होती है पार्लियामेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। बट सरकार ना बताए जरूर, सॉलिड रीजनिंग दे कि क्यों हम कमेटी की रिपोर्ट नहीं मान रहे हैं। कम से कम इतना सरकार को जरूर करना चाहिए। लास्ट में ना राइटर अपनी तरफ से 5 सजेशंस देते हैं कमेटीज की वर्किंग को इंप्रूव करने के लिए। ये सजेशंस अपनाने जरूरी हैं। पहला सजेशन, गवर्नमेंट के लिए टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि 60 दिनों के अंदर अंदर सरकार कमेटीज की रिपोर्ट के अगेंस्ट रिस्पोंड करे। अभी ना ये टाइम पीरियड 6 महीने का है। कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है, 6 महीने में सरकार को रिप्लाई करना पड़ता है। ये टाइम बहुत ज्यादा है।
इसको घटा के ना 60 दिन करना चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी 2 महीने के अंदर अंदर सरकार उस रिपोर्ट से संबंधित चीजों पर रिस्पॉन्ड करेगी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में टाइम 60 दिनों का है, हमारे देश में भी 60 दिन कर देना चाहिए। दूसरा, अभी ना क्या है, ये 24 जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज है ना, अब एक एक साल के लिए गठित की जाती हैं, हर साल फिर से गठित होती है। तो राइटर बोलते हैं यार एमपी के लिए 1 साल का कार्यकाल बहुत छोटा है, इतना जल्दी जल्दी रीसफल ना किया जाए, इन कमेटीज को कम से कम 30 महीने का टाइम होना चाहिए। जैसे केरला लेजिस्लेटिव असेंबली में या फिर यूएस कांग्रेस परमानेंट स्टैंडिंग कमेटी में ना 30 महीनों का टेन्योर होता है, तो 30 महीनों का कार्यकाल होना चाहिए, एक एक साल बाद रिकॉन्स्टिट्यूट ना किया जाए। नेक्स्ट, एक अलग से कमेटी बनाई जाए, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल इकोनॉमी। ये जो कमेटी है ना, ये एनुअली हमारे देश की इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है उसको एग्जामिन करे, और इसके अलावा दोनों हाउसेज में ना शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशंस होनी चाहिए इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे। बहुत इंपॉर्टेंट ये कमेटी हो, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल इकोनॉमी। ये कमेटी जो अपनी रिपोर्ट दे देश की इकोनॉमी के बारे में, फिर सरकार उस पर डिस्कशन करे, सरकार उस पर जवाब दे, तो ये सब होना चाहिए। तीसरा सजेशन है राइटर का। चौथा सजेशन, देखो किसी भी फेडरल डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के पास में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, संविधान को अमेंड करना। संविधान को अमेंड करना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्लियामेंट का। तो इस संदर्भ में भी ना एक कमेटी बनाई जाए, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो पहले से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को कंसीडर करे कि कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक तो है इस बिल में। तो फिर देखो ये संविधान को अमेंड करने वाला जो बिल है ना, वो और अच्छे से पास होगा। ये राइटर अपने चौथे सजेशन में बोलते हैं। 5वें सजेशन में वो ये बोलते हैं, कई बार देखो क्या होता है, जो इलेक्शन ईयर होता है ना, इलेक्शन ईयर में ना बजट से पहले स्क्रूटनी और बजट के बाद डिमांड फॉर ग्रांट, इनको साइडलाइन कर दिया जाता है, कमेटी के द्वारा कंसीडर नहीं किया जाता इलेक्शन ईयर में। लेकिन राइटर कहते हैं इवन इलेक्शन ईयर में भी ये चीजें, प्री बजट स्क्रूटनी और डिमांड फॉर ग्रांट, इन चीजों को ना स्टैंडिंग कमिटीज के पास में भेजा जाना चाहिए। ये प्रेसिडेंट सेट हुआ था 1996 में, लेकिन 2019 में और 2024 में इलेक्शन ईयर थे, तो उन सालों में, इन 2 सालों में इग्नोर कर दिया गया। तो इवन इलेक्शन ईयर्स में भी ये 2 चीजें ना इग्नोर की जाएं, ऐसा राइटर सजेस्ट करते हैं। तो लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी सजेशन है कि कम से कम यूएस की तरह इन कमेटीज की वर्किंग को अभी पब्लिक टेलीकास्ट होना चाहिए। तो फिर राइटर बोलते हैं ये तो किसी और आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। कुल मिलाकर देखो अच्छा आर्टिकल था ये, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टोबैको प्रोडक्ट्स से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर ना शुरुआत में एक आंकड़ा रखते हैं जो काफी चौंकाने वाला है। हमारे देश में लीगली जो सिगरेट्स प्रोड्यूस होती है ना, वो देखो ओवरऑल टोबैको कंजप्शन का सिर्फ 8% है। मतलब ना सिर्फ ई सिगरेट्स बल्कि इस प्रकार के जो वेप्स होते हैं ना, इनसे भी लोग बहुत टोबैको कंज्यूम करते हैं। सरकार का फोकस सिर्फ सिगरेट्स, ई सिगरेट्स, इन चीज़ों पे ज़्यादा है। ई सिगरेट को तो सरकार ने बैन किया हुआ है, लेकिन देखो बावजूद इसके आज के समय में ना हमारे देश में ई सिगरेट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। वैसे बैन कर रखा है, लेकिन ईजिली अवेलेबल हैं। कॉर्पोरेट जो ग्रुप्स होते हैं ना, कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके स्मोकिंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे ई सिगरेट मिल जाती है, ऑनलाइन ई सिगरेट मिल जाती है, इवन कई बार तो जनरल स्टोर पे भी ई सिगरेट मिल जाती है। 2019 के इस एक्ट के तहत सरकार ने ई सिगरेट बैन की थी ना, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एक्ट 2019 से। सरकार की इंटेंशन देखो अच्छी थी, बट रिजल्ट अच्छा नहीं निकला है। एक ब्लैक मार्केट बन गई है इन ई सिगरेट्स की। और देखो पता है क्या है, ये जो ई सिगरेट्स की ब्लैक मार्केट बन गई है ना, अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, एक तो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बिक रहे हैं। मतलब ई सिगरेट तो बिक रही है, वो भी ब्लैक मार्केट में, क्योंकि बैन लगाया हुआ है सरकार ने, लेकिन जो बिक रही है ना ब्लैक मार्केट में, वो बहुत घटिया क्वालिटी की बिक रही है। बहुत हार्मफुल एडिटिव ऐड किए जाते हैं, जिनसे सेहत पे ना बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। सरकार रेगुलेट ही नहीं कर रही है, और सरकार को इतना रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर ये ई सिगरेट सरकार क्वालिटी कंट्रोल करके, अगर रेगुलेट करके बेचती, लाइसेंस देके और लीगल एज चेक करके, तो देखो कम से कम रेवेन्यू भी मिलता सरकार को,
और अभी जो घटिया क्वालिटी की बिक रही है हार्मफुल एडिटिव के साथ में, वो सेहत पे नुकसान होता है, वो नुकसान भी नहीं होता। अब जैसे कई सारे देशों का ना एग्जाम्पल दिया जाता है। जापान जो फेमस है बहुत अच्छी अच्छी पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज बनाने के लिए, इन्होंने क्या किया 2014 के बाद में ना लेस हार्मफुल जो अल्टरनेटिव्स है ना वो प्रमोट करने स्टार्ट किए, और सिगरेट की सेल्स में ना 52% की कमी आ गई। जैसे ई सिगरेट का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, फॉर एग्जांपल निकोटीन का पाउच है, ऐसे ऐसे जो अल्टरनेटिव्स है ना ई सिगरेट पीने के, उनको जापान ने प्रमोट किया और सिगरेट की सेल्स 52% तक कम हो गई। थाईलैंड ने ना बैन कर दिया था ई सिगरेट्स पे 10 साल पहले, बट वहाँ पे उनको समझ में आ गया कि बैन करने से चीज़ें रुकती नहीं है, ब्लैक मार्केट डेवलप हो गई ई सिगरेट्स की। तो वहाँ पे कमेटी गठित की गई, कमेटी ने 3 सजेशंस दिए, जैसे एक तो ई सिगरेट पे बैन जारी रखो, ला और ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दो, नेक्स्ट रेगुलेट हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, और तीसरे नंबर पे रेगुलेट बोथ ई सिगरेट एंड हीटेड टोबैको प्रोडक्ट। तो 3 में से एक प्रपोजल सरकार चुनेगी। स्वीडन भी काफ़ी अपनी प्रोग्रेसिव हेल्थ पॉलिसीज के लिए जाना जाता है। स्वीडन में भी सिगरेट पीने की जो रेट है ना, स्मोकिंग रेट है 60% तक कम हो गई। क्यों कम हुई? क्योंकि ना इन्होंने भी ना अल्टरनेटिव्स प्रमोट किए, जैसे निकोटीन पाउच वगैरह। तो स्वीडन तो पूरे यूरोप में फेमस है कि वहाँ पे स्मोकिंग रेट इतनी कम है, और इफेक्टिवली देखो स्मोक फ्री कंट्री है स्वीडन। तो हमें ना इन देशों की केस स्टडी से ना सीखना चाहिए। ई सिगरेट लोग ना पीना चाहते हैं, क्यों पीना चाहते हैं? एक तो पीयर प्रेशर के चलते, एक इतना ज़्यादा फ्लेवर वगैरह ऐड करके अट्रैक्ट किया जाता है कि हाँ भाई इसको पी के देखो एक बार, लेकिन कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है ब्लैक मार्केट के कारण। और जैसे मैंने आपको बताया, जो अडल्ट्स हैं उनमें अवेयरनेस भी नहीं है कि इनको पीने से एडिक्शन हो जाएगा। तो अडल्ट जो हैं कई बार, और खास करके टीनेजर जो हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ई सिगरेट्स के प्रति और अपना नुकसान कर बैठते हैं क्योंकि आदत लग जाती है। तो राइटर अपनी तरफ से लास्ट में देखो ये सजेस्ट करते हैं कि बैन करने से बल्कि देखो उस चीज़ के प्रति ना अट्रैक्शन बढ़ता है कि अरे सरकार ने बैन कर रखी है, करके देखते हैं। हमारे देश में वो कल्चर नहीं होता कूल बनने का कि अच्छा जो चीज़ नहीं करनी है वो तो करके दिखानी है। तो ना बल्कि बैन करने से ना अट्रैक्शन बढ़ता है। तो इस वजह से सरकार स्मार्टली रेगुलेट करे ई सिगरेट को, अल्टरनेटिव्स ज़्यादा प्रमोट करे जो कम हार्मफुल हैं, जैसे जापान और स्वीडन ने किया। इसके अलावा अवेयरनेस फैलाई जाए, एजुकेट किया जाए जनता को कि क्या नुकसान है इसके पीने से, और लाइसेंस दिया जाए जिनको ई सिगरेट या फिर दूसरे टोबैको प्रोडक्ट्स बेचने हैं, लाइसेंस वाले लोग ही बेच के और लीगल एज देख के दें। ये सब चीज़ें अगर सरकार करेगी ना तो ज़्यादा फायदा होगा। अभी देखो टोबैको प्रोडक्ट से ना देश की जीडीपी को 1% का नुकसान होता है, तो इस नुकसान को कम किया जा सकता है, सरकार रेवेन्यू कमा सकती है और बहुमूल्य जानें बचा सकती है। सरकार बहुत कुछ अच्छा कर सकती है अगर स्मार्टली रेगुलेट करती है इन टोबैको प्रोडक्ट्स को। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में देखो एथिक्स का एक छोटा सा इशू कीवर्ड्स के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। ये है इन्फ्लुएंसर इंडोर्समेंट या फिर सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। क्या है ये? देखो सेलिब्रिटी जो होते हैं ना वो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइजमेंट में अपीयर होते हैं, ब्रांड का फेस बन जाते हैं, मतलब पैसे लेके प्रमोशन करते हैं। इंडिया में ये जो मार्केट है ना 12,000 करोड़ प्लस का है आज के समय में। तो आपको पता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी अब सेलिब्रिटी बन गए हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह आप काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स देखते हो, और ट्रेडिशनल टीवी एड्स से डिजिटल की तरफ रुझान जो है वो ज़्यादा शिफ्ट हुआ है। चलो ये तो एक बैकग्राउंड है। अभी इश्यूज़ क्या हैं? सबसे बड़ा इशू है मिसलीडिंग क्लेम। मतलब जैसे देखो फेयर क्रीम का एग्जांपल है, दीपिका पादुकोण ने फेयर क्रीम प्रमोट की, गोरे होने की क्रीम, नेचुरल फेयरनेस का क्लेम था। बट देखो आपको भी पता है जो जेनेटिक्स है ना वो स्किन कलर को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो सेलिब्रिटीज है ना फॉल्स होप क्रिएट कर देते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट कर देते हैं। जैसे वेट लॉस प्रोडक्ट्स का एग्जांपल देता हूं, सेलिब्रिटी बोलते हैं क्विक वेट लॉस होगा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। रियलिटी आपको भी पता है, हेल्दी वेट लॉस अगर करना है तो टाइम लगता है, लेकिन वही बात फॉल्स होप जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है
अनहेल्दी प्रोडक्ट्स का प्रमोशन, जैसे देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स का केस है। अब कोई भी सेलिब्रिटी हो, जैसे तेंदुलकर है, धोनी है, चाहे कोहली है, इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स को प्रमोट किया, यंग फैंस जो है वो इन्फ्लुएंस हुए। अब कोल्ड ड्रिंक्स देखो, आपको भी पता है इतना कोई हेल्दी नहीं होती, मतलब बस उन्होंने ब्रांड बिल्ड कर रखा है, कोका कोला, पेप्सी, इन्होंने ब्रांड बिल्ड कर रखा है क्या उन कोल्ड ड्रिंक्स में? कुछ नहीं है, चीनी है, मतलब शुगर वाले ड्रिंक्स हैं, लेकिन इतना ब्रांड बड़ा क्रिएट कर दिया, सेलिब्रिटीज से प्रमोशन करवा करवा के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के लिए। जंक फूड की मार्केटिंग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कई बार सेलिब्रिटीज है ना, खुद अनहेल्दी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते, लेकिन इनका प्रमोशन करते हैं। जनता की तो हेल्थ खराब होती है ना, उनके फैंस की हेल्थ खराब होती है। नेक्स्ट है एक्सप्लॉइटिंग फैन ट्रस्ट। देखो फैन ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और उसी ट्रस्ट का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं और खुद तो उनके पैसे बन जाते हैं, लेकिन कई बार फैंस को नुकसान हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है शाहरुख खान का। अब शाहरुख खान ने बाइजू को सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा, अब बाइजू कंपनी फेल हो गई। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज जो शाहरुख खान के फ़ैन हैं, उन्होंने शाहरुख खान के चक्कर में बाइजू को सब्सक्राइब कर लिया, तो इससे उनका नुकसान हो गया। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। चलो ये छोड़ो, एक बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये जो एप्लीकेशंस होती हैं, ड्रीम 11, बैटिंग वाली एप्लीकेशंस, इनडायरेक्ट बैटिंग, डायरेक्ट बैटिंग नहीं। अब कई बार जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, इनकी ऐड कर देते हैं, लेकिन देखो इनके चक्कर में बहुत सारे लोग इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर वो अपना पैसा ख़राब करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ये सब होता है। वैसे हमारे देश में देखो लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो मिसलीडिंग एड्स पे फाइन लगाता है। जेल टर्म का भी प्रोविज़न है इस एक्ट में। ASCI की गाइडलाइंस हैं 2022 की, जिसमें ये बोला गया है डिस्क्लेमर मैंडेटरी है, पेड पार्टनरशिप लिखना कंपलसरी है, रिसर्च बेस्ड क्लेम चाहिए, प्रॉपर वेरिफिकेशन जरूरी होना चाहिए। ये सब बातें इन गाइडलाइंस में बोली गई हैं, लेकिन फॉलो नहीं किया जाता, इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है। सजेशंस में ये बोला जाता है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए, सेलिब्रिटी को भी अवेयर किया जाए कि भाई तुम जो कर रहे हो इससे जानते हो कितना नुकसान हो रहा है। मीडिया की स्क्रूटनी होनी चाहिए, कोई अगर सेलिब्रिटी खराब ऐड कर रहा है तो मीडिया अकाउंटेबिलिटी फिक्स करे, मीडिया बताए कि ये ऐड गलत है भाई, ताकि वो सेलिब्रिटी उस ऐड को ना करें। कंज्यूमर्स को अवेयर करना जरूरी है कि कोई ज़रूरी नहीं है सेलिब्रिटी उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम भी करते हैं जिनकी ये ऐड कर रहे हैं। लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं आज का ये पूरा डिस्कशन। सबसे पहले हमने डिस्कस किया ब्रिक्स से संबंधित आर्टिकल। रशिया में 16वां ब्रिक्स का समिट हुआ कजान में। सिग्निफिकेंस क्या? पुतिन को आइसोलेट करना चाहता था वेस्ट, लेकिन ये समिट अटेंड करके पुतिन ने दिखा दिया कि हम आइसोलेट नहीं हुए हैं। ये जो ग्रुप है ना ब्रिक्स का, ये एक इम्पोर्टेंट नॉन वेस्टर्न ग्रुप इमर्ज होकर आया है। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं, इसमें कॉन्ट्राडिक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं। इकोनॉमी का साइज़ अलग अलग है और पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग है, कहीं डेमोक्रेसी है, कहीं मोनार्की है, चाइना में अथॉरिटेरियन रेजिम है। लेकिन फिर भी देखो ब्रिक्स ने अपने डिफरेंसेस को साइड में रख के जो इंटरेस्ट के इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन किया है। पिछले 15 सालों में ब्रिक्स ने अपने आप को एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पे इस्टेब्लिश किया है, जो कि G7, G20 जैसी ऑर्गेनाइजेशन का अल्टरनेटिव जो है बन सकता है। ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इन्होंने $30 बिलियन के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है, मतलब सहायता दी है। और इसके अलावा ये जो समिट हुआ ना, इसमें कजान डिक्लेरेशन जो निकल के आया, कजान डिक्लेरेशन में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को छुआ गया। जैसे जो IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान हैं, इनको रिफॉर्म करना ज़रूरी है, यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है, डी-डॉलराइजेशन, और ये सारे इश्यूज टच किए गए कजान डिक्लेरेशन में। नए मेंबर्स ऐड होने के बाद में ये पहला समिट था। नए मेंबर्स ऐड होने का फ़ायदा भी है क्योंकि ऑयल प्रोड्यूस करने वाले और ऑयल कंज्यूम करने वाले देश एक ही जगह पे है, बट नुकसान भी होगा क्योंकि सारे फैसले कंसेंसस से होते हैं। अभी और भी ज़्यादा देश ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये ब्रिक्स की एक नई जीत है। बट राइटर ये भी बोलते हैं कि G77 या फिर नैम जैसा हालत ना हो जाए ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है ये ऑर्गेनाइजेशन ढंग से चलती रहे। लोकल करेंसी में इशू जो था उस पर बात की गई कि डी-डॉलराइजेशन इशू तो डिस्कस भी नहीं हुआ इस समिट में, लेकिन लोकल करेंसीज में ट्रेड होना चाहिए, इस पे सहमति बनी विभिन्न देशों के बीच में। फिर इसके बाद हमने पार्लियामेंट्री कमेटी वाला इशू डिस्कस किया कि आज़ादी के बाद पहली लोकसभा में
एक साल में 135 दिन तक पार्लियामेंट मिलती थी, बट लास्ट लोकसभा में सिर्फ 55 दिन तक। बाकी 300 दिन असली काम होता है डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर। 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, और लेकिन दिक्कत ये है आजकल ये भी अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। यहाँ पे देखो, लो अटेंडेंस का इशू है, एमपीज अटेंड नहीं करते, जेंडर रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, वुमेन एम्पावरमेंट वाली कमेटी तो गठित भी नहीं हुई इस लोकसभा में, और पिछले 20 सालों से कोई वुमेन चेयरपर्सन नहीं रहा एजुकेशन वाली कमेटी का। बहुत कम बिल भेजे जाते हैं अब इन कमेटीज़ के पास में, जैसे 15वीं लोकसभा में 10 में से 7 बिल भेजे जाते थे, 17वीं लोकसभा में 5 में से सिर्फ 1 बिल। और बिल को लेके जो मीटिंग्स होती हैं बहुत कम होती हैं, बहुत कम मीटिंग्स में बिल को स्क्रूटिनाइज करके पार्लियामेंट के पास में सेंड कर दिया जाता है। पार्लियामेंट 6 महीने में जवाब देती है, बहुत लंबा समय है। तो 5 सजेशंस इस आर्टिकल में दिए गए। सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइम कम करो, 6 महीने के बजाय 2 महीने में पार्लियामेंट जवाब दे, सरकार जवाब दे इन रिपोर्ट्स पे क्या स्टैंड है सरकार का। टेन्योर 1 साल से बढ़ा के कम से कम 30 महीने किया जाए। 2 नई कमेटीज बनाने का प्रपोजल है, एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल इकोनॉमी जो देश की नेशनल इकोनॉमी को स्क्रूटिनाइज करे, सरकार पार्लियामेंट में रिपोर्ट रखे क्या सिचुएशन है देश की इकोनॉमी की, और एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आए तो उसको स्क्रूटिनाइज करने का काम करे ये कमेटी। लास्ट में बजट स्क्रूटनी, इवन इलेक्शन ईयर में भी बजट की स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। फिर सिगरेट बैन वाला इशू डिस्कस किया। 8% सिगरेट्स हमारे देश में, मतलब जितने टोबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम होते हैं ना, उसमें से सिर्फ 8% लीगली सिगरेट्स बिकती हैं। और सरकार ने 2019 में ई सिगरेट्स को बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी आसानी से बिकती हैं ई सिगरेट्स टोबैको वेंडर्स पे, जनरल स्टोर में, ऑनलाइन प्रोवाइडर्स, स्मोकिंग जोन होते हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में, वहाँ पे भी ई सिगरेट आसानी से बिकती हैं। अब हो क्या रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है, आसानी से सिगरेट मिलती है, सेहत को नुकसान हो रहा है, सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो इसलिए स्मार्ट रेगुलेशन होना चाहिए। जैसे जापान ने अल्टरनेटिव प्रोड्यूस किए। थाईलैंड ने भी अल्टरनेटिव्स, थाईलैंड में 10 साल पहले बैन हुई थी लेकिन अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आया, अब थाईलैंड पॉलिसी चेंज करना चाहता है। स्वीडन ने भी अल्टरनेटिव प्रोड्यूस किए जैसे निकोटीन पाउच, इससे फायदा हुआ। इंडिया को भी देखो स्मार्टली रेगुलेट करना चाहिए। एक तो एजुकेशन पे फोकस करो, एक अगर स्मार्टली रेगुलेट होगा तो कम से कम अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बिकेंगे। अभी क्या होता है, पीयर प्रेशर के चलते, अलग अलग फ्लेवर के चलते अट्रैक्शन हो जाता है और अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन स्मार्टली रेगुलेट होगा तो अवेयरनेस भी आएगी, सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, सब अच्छा होगा। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।